हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का रिमेनिंग पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं। पहले जो हमने पिछली वीडियो में अपना चैप्टर शुरू किया था, तो किसी भी चीज़ को पदार्थ हम कब कहते हैं? जब वो वस्तु 3 कंडीशंस को फॉलो करती है तब हम उसको पदार्थ कहते हैं। वो कंडीशन थी, पहली कि वस्तु कोई ना कोई स्थान ज़रूर घेरती है, दूसरा उसका कोई ना कोई आयतन ज़रूर होता है, और तीसरा कि उसका अपना एक आकार होता है। अगर इन 3 कंडीशंस को कोई भी चीज़ फॉलो करती है तो वो पदार्थ कहलाती है। उसके बाद जो पदार्थ होता है उसको 2 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला, उसकी जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन होती है उससे ऊपर, और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण। इस चैप्टर में हम सिर्फ भौतिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, साथ ही हमने थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर भी पढ़ा था, आणविक संरचना का सिद्धांत, कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है जिनको अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल। और ये जो पदार्थ के कण हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो लगातार गति करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पदार्थ के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा रहती है हमेशा। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। गैसों में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो जिन छोटे छोटे कणों से ये पदार्थ बना है उन कणों के बीच में खाली स्थान होता है, ठीक है, जिसको अंतराण्विक रिक्त स्थान कहते हैं। और ठोस पदार्थों में ये बहुत ही कम होता है, और गैस वाले जो पदार्थ होते हैं, गैसियस जो होती हैं पदार्थ, उनके अंदर ज़्यादा होता है। तो गैप ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर गतिज ऊर्जा जो है वो ज़्यादा होती है। ऐसे ही पदार्थों के बीच में एक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसको हम हिंदी में अंतराण्विक बल यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। उसके अलावा जो हमारी फिज़िकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हमने माना था कि जो पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की अपनी प्रॉपर्टीज़ है, द्रव की अपनी है, गैस की अलग है। ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। ठोस को रखने के लिए कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन द्रव और गैस को रखने के लिए कंटेनर की ज़रूरत होती है। ठोस को हम दबा नहीं सकते, और जो द्रव है और गैस है उनको हम थोड़ा थोड़ा गैस को तो हम बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, लेकिन द्रव को भी हम बहुत ही नामात्र रूप से दबा सकते हैं। दूसरा, ठोस के अंदर बहने का गुण नहीं होता, जबकि द्रव और गैस दोनों में ही बहने का गुण पाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घनत्व। घनत्व आप फिलहाल के लिए वेट से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, कि घनत्व जो होता है वो ठोस का अधिक होता है, द्रव का ठोस से कम होता है, और जो गैस होती है उनका सबसे कम होता है। उसके अलावा 2 स्टेट्स और मानी जाती हैं। जो फ़िलहाल का 9th क्लास का सिलेबस है उसके अंदर इन स्टेट्स का कोई ज़िक्र नहीं है, आपके सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ। 4th स्टेट हम मानते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा के जो होती है वो एक आयनाइज्ड गैस होती है, यानी कि गैस है और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो आयंस की फॉर्म में है। जब ये आयंस किसी इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में अगर आते हैं, बिजली के विद्युत के संपर्क में अगर आते हैं, तो ये ग्लो करने लगते हैं, चमकने लगते हैं। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये हमारे घर की ट्यूबलाइट्स, CFLs या ऐसी जो चीज़ें हैं चमकने वाली, ग्लो करने वाली, उनके अंदर पाया जाता है। जैसे कि नियॉन गैस है, तो नियॉन गैस जो है वो रेड कलर के ग्लो को एमिट कर लेती है, सोख लेती है। और इसी तरीके से जो आर्गन है, आर्गन गैस जो है वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती है या फिर येलो कलर को। जो 5th स्टेट है वो है बोस-आइंस्टीन कंडन स्टेट। इसको BEC भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने प्लाज्मा और BEC के मैंने मेंशन किया हुआ है, उनके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो बोस-आइंस्टीन कंडन स्टेट जो है सुपर कूलिंग
गैस जो होती है ऑलमोस्ट, जो बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे होती है, उस स्टेट को हम मानते हैं। एब्सोल्यूट केल्विन ज़ीरो टेम्परेचर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब आ जाते हैं हमारी इस जो मैंने पिक्चर आपको दिखा रखी है इसके ऊपर, सॉलिड वाली पिक्चर पे आते हैं। ये मैंने सॉलिड वाला जो पार्ट है ये मैंने लकड़ी बनाने की कोशिश की है। मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ मेरी मिस्टेक्स को कुछ देर के लिए इग्नोर कर देना। इसके नीचे मैंने पार्टिकल्स बनाए हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, वो एक दूसरे के साथ टाइटली चिपके हुए हैं, लेकिन चिपकने के बावजूद कहीं कहीं उनके बीच में खाली जगह है। तो ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर ब्लैंक स्पेस, जिसको हमने रिक्त स्थान बोला था वो। और जो ये एक दूसरे के साथ टाइटली चिपके हुए हैं, ये चिपके हुए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में है। अब आते हैं लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख रहे होंगे एक दूसरे से थोड़ा सा दूर दूर हैं, लेकिन दूर होने के बावजूद भी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो अट्रैक्शन का फोर्स है, वो होता है। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं हम गैसियस स्टेट पे। एक बलून बनाया है मैंने, तो बलून के अंदर जो एयर है उसके पार्टिकल्स किस तरीके से हैं, कितने दूर दूर फैले हुए हैं, ये इसके अंदर दिखा रखा है। तो हर एक स्टेट में किस तरीके से पार्टिकल अरेंज होते हैं ये मैंने आपको यहाँ दिखाया है। आपकी बुक्स के अंदर भी बना हुआ है। आप जब मेरा लेक्चर देखें तो आप बुक अपनी साथ लेके बैठें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ स्टेट मैंने प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडन स्टेट के बारे में आपको बता दिया। आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद आते हैं टेम्परेचर पे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर को हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ की गर्म और ठंडा, जो गर्म और ठंडा होने के बारे में बताता है, जो भी चीज़ बताती है उसको हम तापमान कहते हैं, ठीक है। और इस तापमान को हम थर्मामीटर की हेल्प से नापते हैं। तो एक ऐसी डिग्री है ये, तो टेम्परेचर एक ऐसी डिग्री है जहाँ पे किसी भी चीज़ की हॉटनेस और कोल्डनेस को नापा जा सकता है, या फिर उसको आप कह सकते हैं कि महसूस किया जा सकता है। इसको थर्मोमीटर से हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर स्केल्स। आपकी क्लास में टेम्परेचर स्केल्स जो हैं वो दे रखे हैं। पहला सेल्सियस स्केल, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं। उसके बाद है केल्विन स्केल। जो वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या फिर लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है, सॉरी वाटर की बात नहीं करेंगे हम, फिलहाल हम सेल्सियस की बात करेंगे। सेल्सियस में जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 0 डिग्री, वो केल्विन में 273 डिग्री होता है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या अपर फिक्स्ड पॉइंट होता है सेल्सियस का, वो 100 डिग्री सेल्सियस है, जो कि केल्विन में 373 केल्विन होता है, 373 केल्विन। यानी कि इन दोनों के अंदर 273 की जो है वेरिएशन आ रही है। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल क्या होता है, आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर टेम्परेचर लिखा है मैंने, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सॉरी। तो अब मैंने यहाँ पे आपको वाटर दिखा रखा है कि वाटर बॉयल्स कितने टेम्परेचर पे होता है। केल्विन में देखते हैं तो 373 केल्विन पे, जबकि डिग्री सेल्सियस में ये 100 डिग्री पे है, और फ़ारेनहाइट में है 212 फ़ारेनहाइट। वहीं पे फ्रीजिंग पॉइंट जो है केल्विन में अगर स्केल देखते हैं हम तो 273 केल्विन है, सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट। लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो की जब हम बात करते हैं तो केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है, उससे नीचे केल्विन में टेम्परेचर नहीं जा सकता। जबकि आप देख रहे हो कि डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री और फ़ारेनहाइट पे भी -460 फ़ारेनहाइट, यानी कि दोनों ही टेम्परेचर जो हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट माइनस में गए हैं, लेकिन केल्विन जो है वो ज़ीरो पे है, ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता। तो इसी केल्विन टेम्परेचर को हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो माना है।
और 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन के बराबर। तो आपके जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, आपको टेम्परेचर बदलने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चंस में, कुछ भी आपको या तो केल्विन से सेल्सियस में या फिर सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए कहेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ 273 आपको याद रखना है। अगर केल्विन दे रखा है और आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आप 273 टेम्परेचर जो आपको दे रखा है उसमें से माइनस करोगे। और अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है और आपसे केल्विन पूछा है तो आप उस डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन को प्लस करोगे। सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है, एक बार प्लस करना है 273 को, एक बार माइनस करना है। आपको अपने माइंड में सेट करना है कि कब आपको प्लस करना है और कब माइनस करना है। उसके बाद आते हैं अवस्था परिवर्तन पे, चेंज ऑफ स्टेट या फिर इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि अवस्था को एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और फिर तीसरी से उन्हीं पहले वाली अवस्थाओं में बदलना। इंटर कन्वर्जन का मतलब ये होता है। जैसे आप किसी भी ठोस या द्रव या गैस का जो है स्टेट यानी कि उसकी जो भौतिक अवस्था है आप उसको बदल सकते हो। बदलने के दो तरीके हैं, तापमान और दबाव में बदलाव करके आप एक स्टेट को दूसरी में, दूसरी को तीसरी में या तीसरी को दूसरी में या फिर दूसरी को पहली में बदल सकते हो इजीली। एग्जांपल देती हूँ, CO2 गैस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से पहले हम वाटर का देख लेते हैं। पहले वाटर आपने देखा है अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो क्या है, वो आइस होती है। अब हम क्या करेंगे, उसको फ्रिज से बाहर निकाल देंगे और उसको गर्म करना शुरू करते हैं। देखते धीरे धीरे जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी जो आइस है वो पिघल के पानी में यानी कि द्रव में बदलती जाएगी। और उसके बाद अगर टेम्परेचर हम और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो वही पानी बॉयल होने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा और किस में बदल जाएगा, भाप में। अब इसी तरीके से भाप को हम द्रव में ला सकते हैं टेम्परेचर को कम करके, और उस टेम्परेचर को और भी कम करके हम उस द्रव को ठोस में बदल सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का तापमान और दबाव बदल के हम क्या कर सकते हैं, अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं, एक से दूसरी और दूसरी से पहली में। उसके बाद आता है जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगभग पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वो ये कि ड्राई आइस क्या होती है, सूखी बर्फ़। तो बच्चे जब भी CO2 गैस के ऊपर प्रेशर लगा के और लो टेम्परेचर में रख के उसको ठंडा किया जाएगा तो वो ड्राई आइस यानी कि गैस से सीधी सॉलिड में बदल जाती है। जो टेम्परेचर होता है वो कम लगभग माइनस जो 100 डिग्री होता है उससे भी नीचे टेम्परेचर करके, और जब उस गैस के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होता है, वो जो गैसियस CO2 है वो सीधी ड्राई आइस में बदल जाती है। उसके बाद आता है जो इंटर कन्वर्जन जो टर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड में हमें चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जब वो ठोस से वस्तु द्रव के अंदर बदलती है तो उस बदलने की प्रक्रिया को हम संगलन या फिर गलना कहते हैं। अब जब उस द्रव को हम गैस में बदलना चाहते हैं तो टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे और क्या हो जाता है, वो द्रव जो है ज़्यादा गर्म होने की वजह से उड़ना शुरू हो जाता है। तो इस जो उड़ने की प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। उसके बाद आते हैं हम गैस पे। जब गैस से हमें वापस द्रव की ज़रूरत पड़ती है तो हम टेम्परेचर कम करना शुरू कर देते हैं और क्या होता है, ठंडे होने की वजह से गैस जो है वो क्या होती है, धीरे धीरे जमनी शुरू हो जाती है या लिक्विड में बदलनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं संघनन। ऐसे ही द्रव से जब हम ठोस में जाएंगे तो उस प्रोसेस को भी हम संघनन कहते हैं। जब ठोस से अवस्था सीधी गैस में बदल जाती है या गैस से सीधी ठोस में बदल जाती है तो इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में, ठोस से सीधा गैस में या गैस से सीधा ठोस में बदलना, प्रोसेस का नाम ऊर्ध्वपातन ही रहता है।
अच्छा, अब मैं आपको इनके इंग्लिश नेम्स बता देती हूँ। संगलन को हम इंग्लिश में फ्यूजन कहते हैं। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उसको इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। संघनन को इंग्लिश में कंडेंसेशन कहते हैं। और जो ऊर्ध्वपातन है, गैस से सीधा सॉलिड में बदलना है या सॉलिड से सीधा गैस में बदलने की जो प्रोसेस है ऊर्ध्वपातन, उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये जो इंग्लिश वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, इन्हें इन हिंदी के वर्ड्स के साथ साथ ही लिखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको इनसे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।